बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है जिन्होंने बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी साहित्य विषय वस्तु ले रखी है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपकी परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव होनी है तो आपके लिए राम बाण वज्रबाण ये होने वाला है। ब्रह्मास्त्र के तरीके से ये वीडियो कार्य करेगा आपके लिए। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा वैसे याद हो जाएगा। इससे पहले एक मॉडल पेपर हमने और दिया है उसको भी देख लीजिएगा। ओके। और बाकी आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे तो मेरे चैनल पर जो आपके हिंदी साहित्य के जो है एक प्रकार से मॉडल पेपर जो पढ़ाया गया मॉडल पेपर आप तो देख लीजिए। उसके बाद में महासंग्राम वीडियो पड़ी हुई जितनी आपकी 4-5 वीडियो महासंग्राम पड़ी हुई हैं प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगी। उन सभी को देख लीजिएगा। आप पक्का बता दें आप एग्जाम से टॉप करोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से अगर आपने उन सभी वीडियो को प्ले लिस्ट की हमने हमारे देख ली। प्ले लिस्ट में आपने देख लीजिएगा सभी सारी की सारी वीडियो पड़ी हुई सभी को देख लीजिएगा। ओके। अभी समय है 14 से पेपर होने वाला है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी आज नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हालांकि उसका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का लिखित पेपर होगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालयों का पेपर आपका कैसा होगा ऑब्जेक्टिव होगा। ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं और कानपुर विश्वविद्यालय का आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के अगर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि जो विश्वविद्यालय मतलब आप किसी भी विश्वविद्यालय से तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ओके। अभी आपको बता दूं कि अभी रात के 9 बजे से आपकी सोशियोलॉजी पे प्रथम सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। आप लोग उसको भी देखिएगा। अभी रात के 9 बजे से वो क्लास होगी। ओके। तो उसको भी आप लोग चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो सोशियोलॉजी वाले हैं कल आपकी क्लास होगी। उसके बाद में और भी किस क्लास की आपकी वीडियो चाहिए किस क्लास की आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न चाहिए आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं आपको उसको देने का प्रयास करूंगा। ओके। चलिए और आपको बता दूं सभी सब्जेक्ट के ऑलरेडी पहले से ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों मॉडल पेपर हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और प्लेलिस्ट में सबको हमने वीडियो को रख भी दिया है। और कुछ लेक्चर्स आपको जो है चैप्टर वाइज मिले हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो है हिंदी साहित्य के जो है हिंदी काव्य जो नाम से जो पेपर आपका है उससे कैसे कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम से। पहला प्रश्न आप देखिएगा बड़ा ही फेमस प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। बड़े फेमस कवि हैं वो। उनका नाम क्या भाई कबीरदास। कबीरदास से प्रश्न क्या है कि कबीरदास का संबंध किस काल से है। तो कबीरदास का संबंध किससे भाई भक्ति काल से रीति काल से आधुनिक काल से आदि काल से। तो भक्ति काल से कबीरदास का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। भक्ति काल से है कौन कबीरदास। ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। कबीर का जो एक प्रकार से पद है वो निर्गुण वाणी से प्रसिद्ध है। कबीर का पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नाम के जुलाहा ने किया था। कबीर जो थे वो मूर्ति पूजा जाति पात बाह्यडंबर इन सभी के विरोधी थे। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के जो है एक प्रकार से कवि माने जाते हैं। संत काव्यधारा के कवि हैं और उसके बाद में बीजक के संकलन करता है। और बीजक के संपादक कौन है भाई धर्मदास। बीजक के संकलनकर्ता और संपादक कौन है धर्मदास हैं। और बीजक कौन है कबीर के वाणियों का संग्रह बीजक है। ये सारी बातें हमने आपको बता दी। आपसे पूछेगा एग्जाम्स में कि जो है कबीरदास किसके समकालीन थे। तो कबीरदास आपके सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्या सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे भाई बाबर थे। साखी में दोहे बताए गए हैं। रामायणी और शब्द में जो है गे पद हैं। साखी की भाषा राजस्थानी है और पंजाबी मिली हुई दिखाई पड़ती है आपको। जबकि रामायणी और शब्द जो है इनकी वो ब्रज भाषा में है। ये तमाम सारी बातें और कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो फुटकर बोरी में पूर्वी बोली का प्रयोग अवधि वगैरह का हो चुका है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था भाई नीमा था। पिता का नाम क्या था नीरू था। कबीरदास को हजारी प्रसाद जी ने बाणी का डिक्टेटर कहा है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा किसने पूछेगा तो क्या बताएंगे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक। ये कितनी बात क्लियर होगी। कबीर के बाणी के संग्रह कितने हैं 3 हैं साखी शबद रामायणी। क्लियर हो गई बातें। तो ये बहुत सारी बातें थी जो कि हमने आपको बता दी। अब कोई दिक्कत नहीं कबीर से कोई भी प्रश्न बस यहीं से बनेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कौन सा ऐसा कवि है जो कि पहले समाज सुधारक है बाद में कवि है। तो भाई वो कौन है कबीरदास ही है। ओके। बात ध्यान रखेंगे। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता कि दुल्हन गाँव हूँ मंगलचारी इस पंक्ति के जो है कौन लेखक हैं। तो कबीरदास हैं। और कबीरदास का संबंध किस काल से भक्ति काल से। अगला प्रश्न देखेंगे कबीरदास का जन्म कब हुआ था भाई। तो हमने बताया 1398 में ऑप्शन बी में दिया है। अगला प्रश्न देखिए कबीर किस जाति के थे। तो कबीर किस जाति के थे भाई तो जुलाहे जाति के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कबीर किस धारा के कवि हैं भाई। तो सगुण धारा के भाई कौन है तुलसीदास जी हैं। सूफी धारा के कौन है मलिक मोहम्मद जायसी। रीत धारा के कौन से हैं आपके जो है रीति धारा में कौन आते हैं भाई रीति काव्य में आप देखेंगे तो जैसे कि बिहारी हो गए केशवदास हो गए और घनानंद हो गए आलम बोधा मतीराम भूषण ये सब हो गए। ओके। निर्गुण का धारा में कौन आते हैं आपके निर्गुण में ही आपके कबीर आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है किसमें कबीर की रचनाएं संकलित हैं। तो कबीर की रचनाएं किसमें है भाई कबीर बीजक में है। किसमें है बीजक में है। कबीर ग्रंथावली में नहीं बीजक में है। ओके। ध्यान रखेंगे।
कबीर की रचनाएं कहाँ पर है? कबीर बीजक में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो हमने अभी भी आपको बताया था किसने किया था भाई। बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का जो संकलन किया था किसने किया था? किसने किया था भाई? बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का जो संकलन किया था किसने किया था? धर्मदास ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, बीजक के कितने भाग हैं भाई? बीजक के भाग कौन कौन से हैं? तीन भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कबीर के माता पिता का क्या नाम था भाई? तो कबीर के माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर की पत्नी का क्या नाम है? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बड़ी तेजी से मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आप जो है बहुत कम समय में बहुत सारी चीज ज़्यादा चीज़ जान सकें। ओके, कबीर का पत्नी का क्या नाम था भाई? कबीर की पत्नी का नाम था लोई। ओके, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, डी करेक्ट होगा। कबीर की पत्नी का क्या नाम था भाई? लोई नाम था। ओके, क्लियर होगी बातें? इतनी बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा ही फेमस प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जो है छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है भाई? प्रश्न है आपका कि छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? बताने का प्रयास करें। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है भाई? डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा जो है छायावाद नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ भाई? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया है आपको 1943। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशन में आता है। उसके 8 साल के बाद में 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशन में आता है। उसके 8 साल के बाद में 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशन में आता है। और उसके 20 सालों के बाद में 1979 में चौथा तार सप्तक प्रकाशन में आता है। कुल मिलाकर के चार तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रकाशन किसने करवाया? तो सच्चिदानंद हीरानंद सेन ने करवाया। प्रयोगवाद के जो है प्रवर्तक भी हैं कौन? अज्ञे जी। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें 7 कवि होते थे, उनकी रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। तो एक प्रकार से ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नई कविता पात्रिका का संपादन किसने किया? नई कविता पात्रिका का संपादन किसने किया भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नई कविता पात्रिका का संपादन जो था किसने किया? फटाफट से बताने का प्रयास करें। नई कविता, प्रश्न क्या है? नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे किसने किया। नई कविता का संकलन करता है कौन है भाई? नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो जगदीश चंद्र गुप्त ने किया, जगदीश गुप्त ने किया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, घा वाला। अगला प्रश्न है, रूपाव पत्रिका का संपादन किसने किया? तो रूपाव पत्रिका का संपादन कौन है भाई? पंत जी ने किया। रूपाव नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? पंत जी ने। ऑप्शन नंबर इसका गा वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न यहीं पर बीच में दिया है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये प्रश्न मतलब ये किसका जो है काव्य पंक्तियां हैं? तो मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। ओके, प्रश्न पूछा सकता है आपसे, पूछेगा अरुण या मधुमय देश हमारा किसी की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं भाई? ये पंक्तियां आपकी जो है चंद्रगुप्त नाटक की हैं। और ये नाटक किसका है? ये नाटक है आपके जयशंकर प्रसाद जी का। ओके, आपसे पूछेगा लहरों के राजहंस नाटक किसका है? तो ये किसका भाई? प्रेमचंद जी का लहरों के राजहंस नाटक है। आपसे पूछे आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आपसे पूछे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा? और पूछेगा आपसे भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा? स्वर्णकाल किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, बात क्लियर हुई इतनी। आपसे पूछेगा संत काव्यधारा के कवि कौन है? संत काव्यधारा के आपके कवि कबीर होते हैं। ओके, संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? तो कौन सा था भाई? शांत काव्य है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने करी है? तो किसने करी भाई? वल्लभाचार्य ने करी है। ये बात क्लियर होगी आपकी। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा भाई? रमाशंकर शुक्ला रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बता दी। एग्जाम्स में ये सब चीज़ें लगातार पूछी आती रहती, तो आप लोग ये सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ओके, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। भंवर गीत के रचयिता कौन है? नंददास हैं। ठीक, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? प्रश्न क्या है आपके समक्ष? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? बताने का प्रयास करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था भाई? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1492 में, ए बी में है 1592 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1692 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है आपका 1742 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म जो हुआ था 1492 ईस्वी में हुआ था।
मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जायस नगर में हुआ था। जायसी जी के पिता का नाम मलिक राज अशरफ था और इनके माता पिता जो है कांचने मोहल्ले में रहते थे। माता पिता की मृत्यु बचपन में हो जाने के कारण से जायसी साधुओं और फकीरों के साथ रहने लगे थे। जायसी जी के गुरु का नाम क्या था भाई? तो इनके गुरु का नाम था सैयद अशरफ पीर एवं मोहद्दी। दो गुरु थे इनके। जायसी शरीर के कुरूप थे, हृदय के संत थे और इनकी एक आंख चेचक में चली गई थी। तो आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा कवि जिसकी एक आंख चेचक में चली गई थी? तो वो जायसी हैं। और जन्मात कौन थे? तो सूरदास जी थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और जायसी सूफी मत से संबंधित है। पद्मावत में पूछेगा कितने कुल मिलाकर के कितने सर्ग हैं या खंड हैं? तो पद्मावत में कुल मिलाकर के 57 सर्ग या फिर खंड है। ओके, ध्यान रखेंगे। जायसी जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो हेतुत प्रेक्षा जायसी का प्रिय अलंकार है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें। गोरा बादल का उल्लेख किस में किया गया है? तो पद्मावत में किया गया है। नागमती रत्नसेन की कौन है भाई? तो रत्नसेन की पत्नी है कौन? नागमती। ठीक। पद्मावती की सखी का हार मनोहर ने चुराया था। मतलब कि आपसे पूछेगा कि पद्मावती की जो सखी है उसका हार किसने चुराया था? तो मानसरोवर ने चुराया था। पद्मावती स्नान करने के लिए कहाँ पर जाती है? तो मानसरोवर में जाती है। सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जा सकता है एग्जाम्स में, ये आप ध्यान रखिएगा। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा, या ये बात ध्यान रखेंगे। पद्मावत ठेठ अवधि में है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो तमाम सारी पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। आपसे पूछेगा पद्मावत कैसा काव्य? तो प्रबंध काव्य। ओके, तो जन्म कब हुआ था? 1492 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी करेक्ट होगा, सॉरी ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? मैं बहुत तेजी से बोल दिया हूं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास करता हूं। क्योंकि आप वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। और जितने भी हमारे चैनल पर महासंग्राम पड़े हुए हैं उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है, चाहे ऑब्जेक्टिव होनी है, दोनों स्थितियों में आप जितनी व्याख्या हमने बताई व्याख्या जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं भाई? तो जो है निर्गुण ब्रह्मोपासक, सूफी शाखा, प्रेम मार्गी, इन सभी के हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जायसी की जन्मतिथि क्या मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी जायसी जी की जन्मतिथि क्या मानते हैं भाई? 1427 ईस्वी मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जायसी किस नरेश के समकालीन थे भाई? जायसी जी किस नरेश के समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी के। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में विशुद्ध अवधि है? निम्नलिखित में किस रचना में विशुद्ध अवधि है भाई? पद्मावत में विशुद्ध अवधि। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्मावत की विषय वस्तु कितने खंडों में विभक्त है? पद्मावत की विषय वस्तु कितने खंडों में विभक्त है भाई? 57 खंडों में बटी हुई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, जायसी जी के पिता का क्या नाम था भाई? जायसी जी के पिता का नाम क्या था? जायसी जी के पिता का क्या नाम था? शेख मोमरेज इनके पिताजी का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। जायसी के गुरु कौन थे भाई? सैयद अशरफ पीर और मोहद्दी दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जायसी की मृत्यु कब हुई थी भाई? जायसी की मृत्यु कब हुई? 1542 में। जन्म कब हुआ था? 1492 में। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जायसी की कृति है? तो सूर सागर ये सूरदास की है। रामचरितमानस तुलसीदास की है। गीतावली भी तुलसीदास की। अखरावट यही है इनकी, किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। अखरावट, पद्मावत, ठीक है, आखिरी कलाम, ये सब है इनकी। अगला प्रश्न, चित्ररेखा इन्हीं की है। चित्ररेखा किसकी कृति है भाई? चित्ररेखा भी इन्हीं की कृति है, जायसी जी की कृति है। चित्ररेखा पूछ रहा है किस प्रकार की कृति है? तो प्रेम गाथात्मक कृति है, प्रेम इसमें बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम भी किसकी रचना है भाई? आखिरी कलाम जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर होगी बातें? बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको आपके समक्ष आ चुका है विद्यापति जी को लेकर के। प्रश्न क्या है भाई? यहाँ पर देखेंगे, विद्यापति पदावली। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न है कि विद्यापति पदावली किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति पदावली किस भाषा में लिखी गई भाई? तो किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में लिखी गई है। विद्यापति का जन्म कब हुआ था भाई? विद्यापति का जन्म जो हुआ था आपका, निधन कब हुआ था आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? 1450 ईस्वी में इनका निधन हुआ था विद्यापति जी का। ठीक है, जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? जन्म के सन के बारे में डिबेट है, मतभेद है। जन्म इनका हुआ था बिहार प्रांत में, दरभंगा में हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और जरैल परगना के एक बिस्पी नामक ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम गंगा देवी था और उनको गंगो देवी भी कहा जाता था, और पिता का नाम गणपति ठाकुर था।
और विद्यापति जी पिताजी का नाम क्या था भाई, जो है क्या नाम था, गणेश्वर ठाकुर या गणपति ठाकुर। ओके, ध्यान रखेंगे। गणेश्वर सिंह के राज्य सभासद थे ये कौन, गणपति ठाकुर जी। ओके, ध्यान रखेंगे, गणेश्वर सिंह के सभापति थे, मतलब उनके राज्य के। ओके, पत्नी का नाम क्या था भाई, चंदा देवी इनकी पत्नी का नाम था, या चंपत देवी कहा जाता था। पुत्र इनके वाचस्पति ठाकुर, हरपति ठाकुर, नरपति ठाकुर थे। पुत्री इनकी थी दुल्लही, और पुत्र वधु इनकी चंद्रकला उनका नाम था। ओके, विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीति काव्य लेखन किसने कहा है, तो विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत काव्य लेखक किसने कहा है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने कहा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और विद्यापति जी को लेकर के हमने जब पढ़ाया है, हमने इनकी व्याख्या करी, तो इसके बारे में हमने खूब विस्तार से समझा दिया था। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार कीर्तिलता का रचना काल क्या है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार कीर्तिलता का जो रचना काल है वो कौन सा है, 1380 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत काव्य लेखक किसने कहा है भाई, तो किसने कहा है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका जो है का वाला करेक्ट है, ये ऑप्शन। अगला है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो विद्यापति जी को ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। एक एग्जाम से में लगातार पूछा आता रहा प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से किसे कहा जाना था, तो विद्यापति जी को। ओके, अगला प्रश्न, देसिल बहना सब जन मिठा किसका कथन है भाई, तो ये भी कथन किसका है, देसिल बहना सब जन मिठा, यह कथन किसका भाई, विद्यापति जी का ही है। ये बात ध्यान रखेंगे, विद्यापति लिख लीजिएगा। ओके, एग्जाम्स में आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है सूरदास जी को लेकर के। प्रश्न क्या है आपका मेरे पास, सूरदास जी का जन्म जो है कब हुआ था। प्रश्न क्या है, सूरदास जी का जन्म जो हुआ था भाई कब हुआ था, तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था, सूरदास सबसे पहले यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, संवत 1535 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है संवत 1535 में। अभी मैं थोड़ी बात इनके बारे में बता दूं, उसके बाद में फिर प्रश्न बता रहा हूँ। तो संवत जो है 1535 ईस्वी में इनका, मतलब संवत 1535 विक्रमी में इनका जन्म होता है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं और प्रमाणित भी यही तीन हैं। सूर सागर में जो है 1.25 लाख के आसपास पद हैं, तो आपसे पूछेगा सूर सागर में कितने पद हैं, तो 1.25 लाख पद है। सूरदास की भक्ति कैसी है, तो साखी भाव की भक्ति, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर सूर सागर की रचना की गई है। और सागर की रचना ब्रजभाषा में हुई है। सूरदास के लोकप्रिय शासक कौन है भाई, अकबर रहे। तो आपसे पूछता है कि सूरदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। सूरसागर में वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है इन्होंने, इसीलिए इनको वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा वात्सल सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास को। श्रृंगार सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। ओके, अष्टछापे कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत सबसे प्रमुख कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। ओके, ये सारे के सारे प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको बता दिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ओके, और सूरदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 3 ही है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर होता है, रुनकता नामक ग्राम में होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था भाई, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था, विट्ठलनाथ। ओके, ध्यान रखें, विट्ठलनाथ ही अष्टछाप के कवियों का संग्रह इन्होंने किया था। उनमें 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, सूरदास किस शाखा के कवि हैं भाई, तो राम भक्त शाखा के तुलसीदास हैं। संत भक्ति शाखा के कौन है भाई, संत भक्ति शाखा के आपके कबीरदास हैं। सूफी काव्य शाखा के से मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कृष्ण भक्त शाखा से आपके सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सूरदास की प्रश्न क्या है, तो देखेंगे फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो ना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, आपको बता दें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन प्रश्नों को इकट्ठा करने में। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की कुल कितनी मुख्य रचनाएं हैं, सूरदास की कुल कितनी मुख्य रचनाएं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सूरदास जी की कुल कितनी मुख्य रचनाएं हैं, 3 रचनाएं प्रमाणिक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी भाई, सूरदास की मृत्यु कब हुई, सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी संवत 1640 विक्रमी में हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी है। संवत को सन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 57 लेस करना पड़ेगा, तो आप 57 लेस कर दीजिएगा, जो भी आपका निकलेगा वो सन में निकलेगा। संवत में से 57 माइनस करने पर सन आपका क्या निकलता है, ईस्वी सन निकलता है। अगला प्रश्न, सूरसागर किसकी रचना भाई, तो सूरसागर किसकी रचना है, सूरसागर किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, सूरसागर में कितने पद हैं, तो 1.25 लाख पद हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी करेक्ट है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की भाई? तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की है। कृष्ण गीतावली जो है किसकी है? ये तुलसीदास की है। गीतावली भी इन्हीं की है। पदावली भी किसकी है? पदावली किसकी है? तो ये दूसरे की पदावली। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है? सूरदास जी की भक्ति किस भाव की भाई? साख के भाव की भक्ति है। और दास से भक्ति किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष गोरखनाथ जी को लेकर के। प्रश्न क्या है? गोरखनाथ जी के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया। गोरखनाथ के प्रश्न क्या है? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे भाई? प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम से आ सकता है। गोरखनाथ के गुरु कौन है भाई? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे भाई? मत्स्येंद्र नाथ जो है गोरखनाथ के गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। अगला अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के योग दर्शन में किसको प्रमुख माना गया है? तो गोरखनाथ के योग दर्शन में किसको जो है प्रमुख माना गया भाई? तो चित्त वृत्ति के जो है निरोध को माना गया। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या कितनी भाई? 9 नाथ हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। एग्जाम से आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के ग्रंथों का संकलन किस नाम से प्राप्त होता है? तो गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं उनके उसका जो संकलन है वो गोरखबाणी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? गोरखनाथ किस पंथ के प्रवर्तक थे भाई? तो गोरखनाथ किस पंथ के प्रवर्तक हैं? गोरखनाथ किस पंथ के प्रवर्तक है? बड़ा फेमस प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। गोरखनाथ जो है किस प्रश्न के प्रवर्तक हैं भाई? तो गोरखनाथ जो आपके वो पंथ है उसका नाम क्या है? नाथ पंथ। ऑप्शन का में दिया है। आपसे पूछे गोरखनाथ को क्या कहा जाता है? तो गोरखनाथ को गोरछपा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, गोरखनाथ को गोरछपा के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई भाई? सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या आपकी 84 है। 84 आपसे एग्जाम से जो डीडीओ में भी पूछा गया था। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, छंदों की विविधता केसो की किस रचना में है? छंदों की विविधता केसो की किस रचना में है? बड़ा फेमस प्रश्न है, केशोदास से लेकर के प्रश्न आ चुका है आपका। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न क्या है केशोदास जी को लेकर के? केशोदास को लेकर के प्रश्न पूछा गया आपसे कि छंदों की, प्रश्न क्या है आपके समक्ष? छंदों की विविधता केशोदास की किस रचना में है? तो रामचंद्रिका में है। चूंकि रामचंद्रिका को ही क्या कहा जाता है? रामचंद्रिका को ही केशव मतलब क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? तो केशव दास की जो है कौन सी रचना है? केशव दास की रचना ही है वो छंदों का अजायब घर कहलाती है। उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है आपका जो आपके समक्ष ऑप्शन सी में दिया है, रामचंद्रिका। वो ये केशव की ही रचना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, केशव की ही रचना है आपकी। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, केशव किस काल के कवि हैं? तो केशवदास किस काल के कवि हैं भाई? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, किस काल के हैं? तो केशवदास जो है आपके जो है भक्ति काल के भी माने जाते हैं और उसके भी माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर केशवदास जी को लेकर के जो प्रश्न पूछा गया है, केशवदास ये लगाइएगा आप कौन से काल? रीति काल के लगाइएगा। ओके, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास अपनी वीडियो को शेयर करिएगा। प्रश्न क्या है कि छंदों की विविधता केशवदास की किस रचना में है? तो रामचंद्रिका में है, अजायब घर कहलाती छंदों का। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। केशवदास किस काल के कवि हैं भाई? तो भक्ति काल के आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने माना है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा खास करके तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लगाएंगे क्या? रीति काल के कवि। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने केशव को किस काल का कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने केशव को किस काल का कवि माना भाई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किस क्या माना भाई? वो भक्ति काल का कवि मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस दृष्टि से केशव रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं? किसी दृष्टि से मतलब कि किस दृष्टि से केशव रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं? अलंकार के, प्रवृत्ति के, छंद के या रस के? तो भाई जो है प्रवृत्ति की दृष्टि से केशवदास जो है वो रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने हिंदी की रीति परंपरा का प्रारंभ की? तो किस कवि का को श्रेय जाता है? केशवदास को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, केशव किसके प्रमुख अलंकारवादी माने जाते हैं? केशव किसके प्रमुख अलंकारवादी माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के, मतलब हिंदी के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ओरछा नरेश महाराज मतलब महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में कौन रहते थे?
तो कौन रहते थे भाई? केशोदास ही रहते थे। तो आपसे पूछेगा केशव के आश्रयदाता कौन थे? तो महाराजा मतलब राम सिंह के भाई थे इंद्रजीत, उन्हीं के आश्रय में रहते थे। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, केशवदास की मृत्यु कब हो गई थी? तो केशवदास की मृत्यु कब हो गई थी भाई? केशवदास की मृत्यु कब हो गई थी? 1617 ईस्वी में केशवदास की मृत्यु हो गई थी। आपसे हमने नहीं बताया कि केशवदास का जन्म कब हुआ था। तो केशवदास का जो जन्म हुआ था आपका 1561 ईस्वी में केशवदास का जन्म होता है। मृत्यु 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुबृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र, ये दोहा किसका? केशवदास का ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे किस कवि को संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो केशवदास को संवाद योजना में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बात ध्यान रखेंगे। और आचार्य जो है बात की जाए रामचंद्र शुक्ला जी, इनको जो है समय विभाग की दृष्टि से जो है भक्ति काल में स्थान देते हैं, लेकिन प्रवृत्ति की दृष्टि से कैसे है? रीति काल के, बात ध्यान रखेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई है। छंदमाला कृति में केशवदास ने 71 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो आपसे पूछेगा कि छंदमाला कृति में केशवदास ने कितने छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? तो 71 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करें। ओके, ये बात ध्यान रखेंगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के ग्रंथकार मतलब रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो केशवदास ही, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई थी? तो रसिक प्रिया पुस्तक की रचना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी भाई? 1591 में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीति परक ग्रंथ हैं? तो रीति परक ग्रंथ कौन से हैं भाई? कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया भी, छंदमाला भी, ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सभी है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया कितने विभागों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है? रसिक प्रिया कितने विभागों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है? तो 16 विभागों में है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अमीर खुसरो का जन्म जो है कब हुआ? जन्म कब हुआ था? प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कब हुआ था? बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है, और ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो का जी का जन्म कब हुआ था भाई? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो ने दीक्षा गुरु मतलब कौन थे? तो अमीर खुसरो के दीक्षा गुरु कौन थे? तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया इनके दीक्षा गुरु थे, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। और इन्हीं की याद में इन्होंने क्या गाया था भाई? वो कौन सा है कि क्या गाया था इन्होंने? जब इनके जो है गुरु की मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने क्या गाया था? वो ध्यान जो आ रहा है जो है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहो देशों के। इनकी बड़ी सारी फेमस जो है मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं कि नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गोरी के फंदा, ये सखी साजन ना सखी चंदा। ठीक है, ये मुकरियाँ हैं। दो सखुने इनके हैं कि पान क्यों सड़ा घोड़ा क्यों अड़ा, क्योंकि फेरा न था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और पहेलियाँ इनकी जैसे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये क्या है? ये आकाश है। पहेली बुझाते हैं, पहले इनकी फेमस है। तो अमीर खुसरो के दीक्षा गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था भाई? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था आपका एटा में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, के का वाला। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था? अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था भाई? सैफुद्दीन के पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर का खा में दिया है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि जो दी थी किसने दी थी भाई? तो जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, घनानंद जी से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है मेरे पास, तो घनानंद जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? प्रश्न क्या है? घनानंद का जन्म जो है वो कब हुआ था भाई? घनानंद का जन्म जो है संवत 1746 बिक्रमी में हुआ था। कब हुआ था? संवत 1746 बिक्रमी में इनका जन्म हुआ था। किसका? घनानंद का। ये बात आप ध्यान रखेंगे। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1746 ईस्वी में, मतलब बिक्रमी में, 1746 बिक्रमी में घनानंद का जन्म होता है। घनानंद प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार रस के सिक्त कवि घनानंद जी जो हैं, इनका जन्म संवत 1746 ईस्वी के लगभग में हुआ था, और ये कायस्थ जाति के थे। तो आपसे पूछेगा घनानंद किस जाति के ब्राह्मण थे भाई? तो कायस्थ जाति के ब्राह्मण थे। इनका जो है प्रारंभिक जीवन दिल्ली में बीता और उत्तर जीवन वृंदावन में बीता।
ये बात ध्यान। इनकी रचनाएं बात की तो बिरह लीला, सुजान सागर, स्कलता, प्रेम पद्धति, पदावली, कृपाकांड, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये जो है दिल्ली मतलब कि में एक जो थे शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीले, उनके दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्य करते थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। ओके। घनानंद की मृत्यु कब हो गई थी? संवत 1817 विक्रमी में इनकी मृत्यु हो जाती है। घनानंद जी ने अपनी कविताओं को किस भाषा में लिखा? तो ब्रज भाषा में लिखा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो प्रेम व्यंजना की पीर की कवि ये कहे जाते हैं कौन? घनानंद। ये बात ध्यान रखेंगे। डॉक्टर नगेन ने घनानंद के पदों की संख्या कितनी मानी है? तो 1057 मानी है। और दोहों की संख्या कितनी मानी भाई? दोहों चौपाइयों की संख्या 2354 मानी है। ठीक है। डॉक्टर नगेन ने घनानंद की कविता समूह की संख्या कितनी मानी है? तो 752 मानी है। जबकि पदों की संख्या 1057 मानी है। दोहों चौपाइयों की संख्या 2354 मानी हो। कि ये बात ध्यान रखेंगे। घनानंद का बचपन का नाम क्या था? आनंद घन के नाम से प्रसिद्ध थे बचपन में, और बाद में इन्होंने मतलब घनानंद अपना नाम रख लिया था। ओके। घनानंद एक वेश्या पर आसक्त थे, उसका नाम क्या था भाई? सुजान था। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किस कुल से संबंधित हैं? घनानंद जो है भाई कायस्थ कुल से संबंधित है। कायस्थ कुल से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है भाई? इश्कलता घनानंद की है। हमने कायस्थ बोल दिया था, कायस्थ जाति है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, घनानंद ने अपनी कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया भाई? तो घनानंद ने अपनी कविताओं में जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, घनानंद किसके दरबार के मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद सारंगीली के थे। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, घनानंद का देहावसान कब हो गया था? तो घनानंद का देहावसान जो हो गया था, कब हो गया था भाई? घनानंद का देहावसान 1870 ईस्वी में हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, घनानंद किस पर आसक्त थे? तो घनानंद किस पर आसक्त थे भाई? सुजान नामक वैश्या पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित किसकी रचना है? तो घनानंद की ही रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है? घनानंद ही हैं प्रेम सरोवर के रचनाकार। अगला प्रश्न है, घनानंद रीतिकालीन किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीतिकालीन के रीतिमुक्त धारा के कवि कौन है? घनानंद है। रीतिमुक्त धारा के कवि कौन है? घनानंद है। रीति सिद्ध के कौन है? बिहारी है। रीतिबद्ध के कौन है? केशव हैं। ओके। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त धारा के कवि कौन है? रीति मुक्त धारा के कवि कौन है इनमें से? रीति मुक्त धारा के कवि कौन है भाई? तो घनानंद, बोधा, आलम, ये सब हैं रीति मुक्त धारा के। ओके। अगला प्रश्न है, इश्कलता ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। इश्कलता ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या भाई? इश्कलता के कौन रचनाकार है? घनानंद है। बिरह लीला किसकी रचना? तो घनानंद की रचना है। ओके, क्लियर होगी इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को लेकर के। प्रश्न क्या है भाई, देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? सभी को पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? पूछेगा कि जो है आपसे पूछेगा, एग्जाम से प्रश्न पूछ ले आपको, ये घनानंद को किसको सैनिक घनानंद को किसके सैनिकों ने मार डाला था? तो किसके सैनिकों ने मार डाला था? नादिर शाह के सैनिकों ने इनको मार डाला था। ओके, बात ध्यान रखेंगे। और ये निम्राक संप्रदाय से दीक्षित थे घनानंद। ओके, ध्यान रखेंगे बात, एग्जाम से कभी कभी प्रश्न पूछ ले आता है। ओके। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। कब हुआ था भाई? काशी में 1850 में घनानंद मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है। भारतेंदु जी के पिता का नाम क्या है? गोपाल चंद्र गिरधरदास इनके पिताजी का नाम है। इनकी माता जी का नाम पार्वती देवी है। ये बात ध्यान रखेंगे। इनके दो प्रेम परक रचनाएं जो है बड़ी फेमस है, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। और भारतेंदु जी की उपाधि हरिश्चंद्र जो थी वो कब इनको मिली? तो 1880 ईस्वी में इनको इनकी उपाधि जो हरिश्चंद्र है इनको मिलती है। और ये बात ध्यान रखेंगे। तो भारतेंदु जी की पत्नी का क्या नाम था? मन्नो देवी इनकी पत्नी का नाम है। इनके दो उपन्यास फेमस है, सुलोचना और सत्य सावित्री चरित्र, बड़ी फेमस उपन्यास हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे। भारतेंदु के नाम पर किस युग की शुरुआत हुई? तो भारतेंदु युग की शुरुआत इनके नाम से हुई है। इनकी मृत्यु 1890 ईस्वी में हो जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। और भारतेंदु जी जो है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट कब नियुक्त हुए? तो 1875 में नियुक्त हुए। ये बात ध्यान रखें। भारतेंदु जी कितने वर्षों तक जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे? तो 10 वर्षों तक रहे। ये बात ध्यान रखें, एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है। सेठ अमीचंद से भारतेंदु जी का क्या संबंध था? तो अमीचंद भारतेंदु जी के क्या थे भाई? पूर्वज थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। प्रेम मल्लिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई? 1871 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए किसके पास जाया करते थे? तो हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास जाया करते थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? का करेक्ट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास से अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाया करते थे। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र की रचनाओं के कितने संग्रह प्रकाशित हुए? तो हरिश्चंद्र की रचनाओं कितने संग्रह प्रकाशित हुए भाई? 7 संग्रह प्रकाशित हुए। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम मल्लिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो प्रेम मल्लिका का जो प्रकाशन हुआ है 1871 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में जो है किस नाम से कविता करते थे? रसा नाम से कविता करते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। प्रश्न आइए आपके समक्ष, प्रश्न आपके समक्ष है भाई, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है भाई? इनमें से बिहारी सतसई ही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। आपको बता दें कि बिहारी की बात की जाए तो बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी का जन्म जो हुआ था संवत 1652 बिक्रमी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर नामक गाँव में हुआ था। इनके एकमात्र ग्रंथ है इनका जो कि बिहारी सतसई के नाम से है। ये बात ध्यान रखें। सत सैया के दोहरे जब नावक के तीर देखकर मैं छोटे लगे घाव करें गंभीर। बिहारी सतसई की रचना कब हुई? 1662 ईस्वी में हुई। बिहारी का जो है देहावसान कब हो गया था? मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1663 ईस्वी में हुई थी। और जन्म कब हुआ था? 1692 बिक्रमी में हुआ था। 1652 बिक्रमी से अगर आप घटाएंगे, अगर सन घटाएंगे 1652 से आप घटाइए, 1652 से आप 57 लेस कर दीजिएगा। ठीक है, 12 हो गया, 12 में से 7 की कितना हो जाएगा? 12, 7 5 12, 5 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पर बताइए हमारे कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से उधर ले 14, 14 में से 5 गए, 9 5 14, 9 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर 15, 1595 में इनका क्या होता है भाई? 1595 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हो जाती है? 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, बात ध्यान रखें किसकी? बिहारी लाल की। ओके, और बातें इनके बारे में, बिहारी लाल के बारे में, बिहारी की ख्याति का आधार उनका कौन सा ग्रंथ है भाई? मात्र एक ग्रंथ है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कितने छंद हैं? 726 छंद माने जाते हैं, यानी दोहा। ठीक, और बिहारी सतसई का प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा क्या? और बिहारी बिहारी जयपुर की मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो आपसे पूछेगा कि बिहारी के आश्रयदाता कौन थे भाई? तो राजा जयसिंह थे। ओके, बात ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो है नहीं पराग नहीं मधुरमद नहीं विकास, यही काल पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बिहारी लाल ही। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, बिहारी का प्रमुख रस कौन सा है? तो श्रृंगार है। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी को माना जाता है। और बात की जाए तो बिहारी की नायिका के नयन जो है हृदय से नीके होते हैं। और ससैया के दो हरे जब नावक के तीर देखन में छोटे लगा हो करे गंभीर, इस दोहे का संबंध किससे है? बिहारी से है। गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? तो बिहारी लाल ने किया है। ये बात ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे दोहों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही है। ओके, क्लियर होगी बातें। अब इनके प्रश्नों को समझते हैं। बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सतसई है। बिहारी सतसई में कितने छंद है भाई? 726। कितने छंद है? 726। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों में किस अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में हुआ है? बिहारी के दोहों में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना उक्ति किसके लिए चरितार्थ है? किसके लिए कही जाती है? बिहारी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आता है प्रश्न, अगला प्रश्न, बिहारी का जन्म कब कहाँ मतलब कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था, बसुआ में। अगला प्रश्न है, बिहारी किस कुल के में प्रकट हुए थे? तो बिहारी भाई किस कुल में के हैं? ब्राह्मण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिहारी का प्रमुख रस कौन सा है? तो बिहारी का प्रमुख रस कौन सा? श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? तो बिहारी लाल को माना जाता है, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, सत सैया के दो हरे जो नावक के तीर, इस दोहे का संबंध किससे? तो बिहारी लाल से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहारी सतसई में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती हैं? तो बिहारी सतसई में जो धाराएं प्रवाहित होती हैं, नीति की भी हैं, भक्ति की, श्रृंगार की भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल के किस कवि मतलब बिहारी रीतिकाल के किस कवि किस शाखा के कवि हैं भाई? तो रीति सिद्ध शाखा के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, रीति सिद्ध शाखा के हैं। ओके, अगला प्रश्न है, बिहारी के पिता का क्या नाम था? तो बिहारी के पिता का नाम क्या था भाई? केशवदास बिहारी के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न क्या आ चुका है? प्रसाद जी को लेकर के प्रश्न आ चुका है। जयशंकर प्रसाद जी को लेकर के प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। जयशंकर प्रसाद जी को लेकर के यहाँ पर प्रश्न आ चुका है भाई। क्या प्रश्न है आप देखने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से में आते हैं, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद जी को लेकर के प्रश्न क्या पूछा गया कि प्रसाद जी को उनकी किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? प्रसाद जी को उनकी किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
प्रश्न क्या है कि प्रसाद जी को उनकी किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो रचना कौन सी है? कामायनी है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट है, कामायनी महाकाव्य। अगला प्रश्न है, कामायनी को प्रसाद की काव्य यात्रा की सिद्धि किसने कहा? तो कामायनी को प्रसाद की काव्य यात्रा की सिद्धि किसने कहा भाई? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसाद जी की प्रथम पुस्तक मतलब पुस्तकाकार रचना कौन सी है? प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी भाई? तो कानन कुसुम जो है इनकी प्रथम है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की खड़ी बोली की रचना के प्रथम संग्रह का क्या नाम है? तो प्रसाद जी की जो है खड़ी बोली की जो प्रथम संग्रह है उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम चित्राधार है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? एक का करेक्ट है। ओके। प्रसाद जी की प्रथम रचना कब प्रकाशित हुई थी? तो बनारस के भारतेंदु पत्र में प्रकाशित हुई थी 1906 ईस्वी में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। हिंदी साहित्य के अभिनव युग का आरंभिक इतिहास किसे कहा जाता है? चित्राधार को कहा जाता है। प्रसाद जी की खड़ी बोली में रूपायित प्रथम काव्य संकलन कौन सा? इनका कानन कुसुम है। ओके। जो है कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। किसने कहा ये बात? तो पंडित शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा। तो इसे प्रश्न एग्जाम से पूछा सकते हैं, तो इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आंसू में कुल कितने छंद हैं भाई? तो आंसू में कुल मिलाकर के 190 छंद हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 में कामायनी का प्रकाशन हुआ था। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। ये बात भी कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? चिंता सर्ग उसके प्रथम सर्ग का नाम है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, चलिए एक बार फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष जो है, रूपाम्बरा क्या है? रूपाम्बरा क्या भाई? अज्ञेय संपादित पंतमान ग्रंथ है, या फिर पंत का काव्य संकलन है, या पंत स्मृति संस्थान है, या फिर पंत का एकमात्र उपन्यास है? तो प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न है कि रूपाम्बरा क्या है? रूपाम्बरा क्या है भाई? रूपाम्बरा क्या है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि रूपाम्बरा क्या है, बताने का प्रयास करें। तो रूपाम्बरा जो है वो अज्ञेय संपादित जो है पंतमान ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, पंत को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया? पंत को प्रथम पद्म भूषण सम्मान दिया गया है वो 1960 ईस्वी में दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कबीर पंत को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उनकी जो है किस पर मिला है भाई? उनको किस पर मिला है? युग बाणी पर जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया गया भाई? तो 1961 ईस्वी में उनको दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, महिषी महादेवी जी जो थी उनका देहावसान हुआ था, कब हुआ था भाई? जो महादेवी वर्मा जी इनका देहावसान कब हुआ, बताने का प्रयास करें सभी लोग। महादेवी वर्मा जी का जो है देहावसान कब हुआ? महादेवी वर्मा जी का देहावसान कब हुआ? 1 सितंबर 1970 को हुआ, या 11 सितंबर 1987 को हुआ, या 11 सितंबर 1989 को हुआ, या 11 सितंबर 1990 को हुआ? फटाफट से बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये लेक्चर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो महादेवी जी का जन्म जो हुआ था जो है फर्रुखाबाद ज़िले में, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद उसमें हुआ था। एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। 1907 ईस्वी में इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1907 ईस्वी में होलिका उत्सव के दिन इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु यहाँ पर पूछी गई आपसे। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो एग्जाम से प्रश्न लगातार पूछा था, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा किसे? महादेवी वर्मा जी को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। महादेवी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था भाई? हमने आपको बता दिया 1907 में इनका जन्म होता है। मृत्यु कब हुई थी भाई? तो मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 11 सितंबर 1987। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न, महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है भाई? महादेवी जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कौन सा है? नीरजा नामक काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न आपके समक्ष, महादेवी जी को हिंदी साहित्यिक सम्मेलन का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ था भाई इनको? तो 1942 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी की जो है फेलोसॉफिक, साहित्य अकादमी की फेलोसॉफिक महादेवी जी को किस वर्ष प्रदान की गई? तो किस वर्ष प्रदान की गई थी भाई? किस वर्ष प्रदान की गई थी इनको?
1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। आपसे पूछेगा कि भारत महादेवी जी को भारत भारती पुरस्कार 1982 ईस्वी में उनकी किस रचना पर मिला था? तो मतलब कि किसने दिया था उनको? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था किस रचना पर भाई? ये जो है इनको यामा पर प्राप्त हुआ था। क्या यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था भाई? तो 1983 में प्राप्त हुआ था। ओके। और भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से विभूषित भी की गई थी ये 1988 ईस्वी में। मरणोपरांत जो है इनको पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। ओके, तो इतनी बात क्लियर होगी आपकी। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा एग्जाम्स की दृष्टि से, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देहावसान कब हुआ? कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देहावसान कब हुआ आपसे पूछा जा रहा है कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है देहावसान कब हुआ? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए दिया 10 अक्टूबर 1960 को, ऑप्शन बी दिया 12 अक्टूबर 1962 को, सी ऑप्शन दिया 15 अक्टूबर 1961 को और डी ऑप्शन दिया 15 अक्टूबर 1965 को। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो देहावसान हुआ था वो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। भैया जन्म कब हुआ था इनका? तो इनका जन्म जो हुआ था आपका 29 जनवरी 1899 ईस्वी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि कविवर निराला जी के पिता का क्या नाम था? तो श्री राम साय त्रिपाठी इनका नाम था। ये मूल निवासी जो थे मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये गढ़कोला उन्नाव के जो है मूल निवासी माने जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कविवर निराला जी की रचना है? रचना नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो अनामिक मतलब परिमल भी इनकी रचना है और जो है निराला जी की, और उसके बाद में अनामिका भी इन्हीं की रचना है, अपरा भी इन्हीं की रचना है, प्रभा जो है इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष। तुलसीदास किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा भाई? 1938 में इसका प्रकाशन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निराला पर किस शोध समीक्षा ग्रंथ के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निराला की साहित्य साधना पर। ओके, निराला की साहित्य साधना इन्होंने इस पर शोध करी थी किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ये बात ध्यान रखनी। निराला जी की जो है पुत्री का क्या नाम था भाई? सरोज नाम था। सरोज स्मृति उनकी उसी पुत्री के नाम पर जो है इन्होंने सरोज स्मृति जो है रचना लिखी है अपनी पुत्री की। चूँकि उसकी पुत्री जो इनकी पुत्री थी सरोज, उनकी मृत्यु हो गई थी और सरोज की जो माता जी थी उनकी भी मृत्यु उससे पहले हो गई थी। तो ये बात तो बहुत बड़ी ज़्यादा दुख में ये रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। इनके बारे में और भी चीज़ें हमने आपको बता रखी पहले से। आप लोगों जो महासंग्राम वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें एक महासंग्राम की हमने सीरीज चलाई जिसमें हमने आदिकाल के सभी कवियों के जो है जितने आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे उनके जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, प्रमुख प्रमुख रचनाएं क्या, सभी की सभी रचनाओं को हमने बताने का प्रयास हर कवि के बारे में करा जो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। लगभग 3-4 वीडियो है, 5 वीडियो होगी शायद। उन 5 वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया तो निश्चित तौर पर आपसे एक भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। आपको अज्ञे जी को लेकर के प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई कि अज्ञे जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? प्रश्न पूछा गया क्या अज्ञे जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था भाई? कस्बा देवरिया में हुआ था अज्ञे जी का जन्म, या फिर गोरखपुर में हुआ था, या आजमगढ़ में हुआ था इनका जन्म, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों जो है बस्ती में हुआ था इनका जन्म? तो अज्ञे जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? प्रश्न पूछ रहा आपसे अज्ञे जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था भाई? अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था आपका वो कस्बा देवरिया में हुआ था। ऑप्शन इसका ए में दिया है कस्बा देवरिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अज्ञे जी की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो अज्ञे जी की जो मृत्यु हुई थी आपकी कब हुई थी भाई? 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? अज्ञे जी की। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे इनका पूरा नाम है। अज्ञे जी जो है प्रयोगवाद के प्रतिष्ठापक कवि हैं। तार सत्तों का संपादन अज्ञे जी ने ही किया है। कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर, ये सब कविताएं किसकी हैं? ये सब इन्हीं की। या दीप अकेला, ठीक है, ये सब कविताएं किसकी हैं? ये सब अज्ञे जी की कविताएं हैं। बड़ी फेमस कविताएं हैं। बावरा हेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरियो करुणामय प्रभामय, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार 1961 में प्रकाशन होता है इसका। कितनी नाव में कितनी बार 1967 में प्रकाशन होती है। इत्तलम इनका एक काव्य संग्रह है। ओके, 1946 में प्रकाशन होता है। हरी घास पर क्षणभर 1949 में प्रकाशन होता है, ये भी इनका काव्य संग्रह है। तार सप्तक इनका पहला 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। और जो है पहले तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं जो है? भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे।
ये सब जो है ये 7 कवियों की कविताएं संकलित होती थी। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा आ चुका है भाई? अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि आज्ञे के संपादकत्व में चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? आज्ञे के संपादकत्व में, प्रश्न क्या है, आज्ञे के संपादकत्व में चौथा सप्तक का प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ भाई? तो 1979 ईस्वी में। आप देखेंगे 79 ईस्वी कहीं पर दिया है कि नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जब 79 नहीं दिया है तो 87 क्या लगाएंगे? आज्ञे के संपादकत्व में चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? चौथा जो सप्तक प्रकाशित हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था भाई? तो 1900, अगर 79 नहीं दिया तो 78 अगर दिया तो यही लगा दीजिएगा। ओके, क्योंकि अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो यही होगा आपका। 79 में प्रकाशित हुआ, 79 में। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आप ये मिलेगा तो ये लगाइएगा, अगर नहीं मिलता तो आप 78 लगा दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, आज्ञे को भारत भारती पुरस्कार कब मिला? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, आज्ञे को भारत भारती पुरस्कार कब मिला भाई? 1987 में मिला, या 1981 में मिला, या 1985 में मिला, या 1980 ईस्वी में मिला? कब मिला भाई? तो आज्ञे जी को भारतीय नमक पुरस्कार कब मिला था? 1987 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, यानी का वाला। अगला प्रश्न है, आज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो आज्ञे को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो 1962 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। ओके, कितनी नाव में कितनी बार पे शायद मिला है। ओके, देख लीजिएगा एक बार इसको। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? मुक्तिबोध का, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे कि इनका क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध। फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी भाषा, मातृभाषा कैसी है? तो मराठी है। मुक्तिबोध की मातृभाषा कैसी भाई? मराठी इनकी मातृभाषा है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं दो हैं, उनका नाम है, इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन सी हैं? एक तो अंधेरे में, बड़ी फेमस कविता है इनकी, और एक ब्रह्म राक्षस, बड़ी फेमस कविता। ओके, तो आपसे पूछेगा ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में पूछा गया था प्रश्न। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना? तो ब्रह्म जो है मुक्तिबोध की है। अंधेरे में किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। ओके, मुक्तिबोध की कविताओं की दो प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित है इनकी रचनाएं, और आत्मसंघर्ष की भावना का चित्रण इनकी रचनाओं में मिला है। आपसे पूछेगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कवि मतलब किस रचनाकार की रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम हमने आपको बता ही दिया था। ओके, क्लियर होगी बातें। आप प्रश्न पूछा गया मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? ग्वालियर में होता है। कहाँ पर? ग्वालियर में इनका जन्म होता है। मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई थी भाई? तो मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की माता का क्या नाम था? तो मुक्तिबोध की माता का क्या नाम था भाई? जो है, सॉरी, मातृभाषा पूछ रहे हैं ना। मुक्तिबोध की मातृभाषा क्या है? तो मराठी है। अब इनकी जीवन परिचय वगैरह देखने के लिए आप मॉडल जो है वो देख लीजिएगा, महासंग्राम वीडियो मेरी पूरी, उसमें मैंने बता दिया है। ओके, उस पर लिखा है कि 5-5 कवियों के, 4-4 कवियों के एक एक वीडियो में हमने बताया है, तो उन सभी को देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, नई कविता आंदोलन से जुड़े कवि का नाम बताइए। नई कविता आंदोलन से जुड़े कवि कौन है भाई? मुक्तिबोध ही हैं, ये नई कविता से जुड़े रहे। ओके, बात ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष नागार्जुन जी को लेकर के। प्रश्न क्या है कि नागार्जुन किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है नागार्जुन को? ऑप्शन ए है हजार हजार बाहों वाली, ऑप्शन बी है प्यासी पथराई आँखें, और ऑप्शन सी है खिचड़ी विप्लव हमने देखा। ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। और अगला आपके समक्ष प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जो है अगला जो है ऑप्शन है आपके समक्ष पत्रहीन नग्न गाछ। तो बताने का प्रयास करेंगे जो है इनकी किस रचना पर इनको क्या मिला भाई? नागार्जुन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है इनको? तो पत्र जो है नग्न गाछ पर। किस पर? पत्र नग्न गाछ। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागार्जुन ने मैथिल कोकिल विद्यापति के चुने हुए गीतों का छायानुवाद किस शीर्षक के साथ किया भाई? तो किस शीर्षक के साथ किया था? तो विद्यापति के गीत के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबा नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। नागार्जुन का एक नाम है बाबा, ये बात ध्यान रखेंगे, इनका एक नाम है बाबा। तो नागार्जुन का उपन्यास निम्न से कौन सा एक नहीं है? तो इनका उपन्यास जो है बलचनमा इनका ही है, वरुण की बेटी इनका ही है, और हीरक जयंती भी इन्हीं की है। तो ये परिकथा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका यही गा वाला करेक्ट होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इनकी रचनाएं भी बड़ी ज़्यादा, जैसे कि उपन्यास में इनकी रतिनाथ की चाची इनका फेमस उपन्यास है, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बलचनमा हो गया,
और वरुण के बेटे और नई पौधी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब इनके उपन्यास हैं। और कविता संग्रह में बात की जाए तो युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी बिपलो हमने देखा, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, पका है यह कटहल, अपने खेत में, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये सब रचनाएं कविता संग्रह हैं किसके? नागार्जुन जी के। ओके। कई इन्होंने कुछ खंड काव्य भी लिखे, जैसे भस्मांकुर एक खंड काव्य इनका, दूसरा खंड काव्य है भूमिजा, जो कि मैथिली भाषा में भूमिजा है। ओके, ध्यान रखेंगे। नागार्जुन की पहली मतलब की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो चना जोर गरम, चना जोर गरम, बाबू मुलायम मज़ेदार। नागार्जुन की प्रथम कृति कौन सी भाई? चना जोर गरम। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, नागार्जुन को किस किस नाम से जाना जाता है? तो नागार्जुन का बैजनाथ मिश्रा भी नाम है, और ढक्कन मिश्र भी इनका नाम है, सॉरी ठक्कन मिश्र इनका नाम है। बाबा भी इनको कहा जाता है, यात्री के नाम से भी नागार्जुन प्रसिद्ध हैं, नागा भी इनको कहा जाता है, और अर्जुन भी कहा जाता है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कहाँ पर? दरभंगा बिहार में हुआ था, तरौनी नामक गांव में हुआ था। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। नागार्जुन की रचना कौन सी है निम्नलिखित में से भाई? कौन सी है? तो रत्नाथ की चाची इनका इन्हीं की रचना, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। ओके, आपसे पूछे नागार्जुन के उपन्यास उग्रतारा का प्रकाशन कब हुआ? आपसे पूछे जो है नागार्जुन ने मातृभाषा मैथिली में किस नाम से कविताएं लिखी? किस नाम से लिखी भाई? यात्री के नाम से अपनी मातृभाषा में मैथिली में रचनाएं लिखी। और नागार्जुन का उपन्यास उग्रतारा, इसका प्रकाशन कब हुआ? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। ओके, जितने भी लोग देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष धर्मवीर भारती जी को लेकर के आपसे पूछा गया है। भाई प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है कि धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि किस जो है रचना पर मिली, किस सन में मिली, आपसे पूछ रहा है। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? तो 1926 में इनका जन्म होता है। धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया। कब नवाजा गया भाई? तो पद्मश्री की उपाधि से इनको 1972 ईस्वी में नवाजा गया। कब? 1972 में। का ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, का ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ध्यान रखेंगे। धर्मवीर की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित होती थी भाई? तो दूसरे ताड़ सप्तक में इनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। धर्मवीर भारती की शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई। गुनाहों का देवता इनका एक उपन्यास है, फेमस उपन्यास है। ठीक, पिक्चर उच्चर भी बन चुकी है इस पर। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 में धर्मवीर भारती जी की मृत्यु हो जाती है। पद्मश्री से इनको कब नवाजा गया? 1972 में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके काव्य संग्रह से 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया इनके प्रसिद्ध जो है काव्य संग्रह हैं। इनके उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों के दूता बड़े फेमस हैं। इनके एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी और जो है नीली झील एकांकी है, नदी प्यासी थी एक नाटक है। ठीक, और इनकी कहानी संग्रह में चांद और टूटे हुए लोग, ये भी इनकी कहानी संग्रह है। और बंद गली का आखिरी मकान, ये भी इनका कहानी संग्रह है। मुर्दों का गांव, ये भी इनका कहानी संग्रह है। और धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह भी है। ठेले पर हिमालय, पसयंती, कहनी, अनकहनी, ये सभी इन्हीं के हैं। ओके, इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे कि संगम, निकष, अभ्युदय, धर्मयुग, ये सब पत्रिकाओं का संपादन किया। रिपोर्ट साहिब भी इन्होंने लिखा, जैसे कि युद्ध यात्रा और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी। ठीक, कई चीज़ें हैं। प्रश्न क्या है आपसे? प्रश्न, धर्मवीर भारती की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित होती थी? दूसरे ताड़ सप्तक से इनकी कविताएं जो है प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती की शिक्षा कहाँ संपन्न हुई भाई? धर्मवीर जी की शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई भाई? धर्मवीर की शिक्षा संपन्न हुई थी कहाँ पर? इलाहाबाद में संपन्न हुई। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा? तो गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्मवीर भारती को पद्मश्री से कब अलंकृत किया गया? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट है। ओके, 1972 ईस्वी में नवाजा गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने वीडियो देख रहे हो। ठीक, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत मेहनत पड़ती वीडियो को लगाने में और बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए बहुत धीरे बोल रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी आपके लिए मैंने जो है प्रश्न तैयार ही कर दिए। अगला प्रश्न क्या है? धूमिल की प्रथम काव्य कृति कौन सी? धूमिल कौन है? धूमिल का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। ओके, इनका जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी में हुआ था।
1936 ईस्वी में नवंबर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी के खेवली नामक ग्राम में हुआ था। पांडेपुर नामक ग्राम अब कहा जाता है उसको। इनके माता का नाम श्रीमती रजवंती देवी और पिता का नाम शिवनायक पांडे था। और इनकी पहली जो रचना है वो कौन सी भाई? संसद से सड़क तक पहली रचना है, बड़ी फेमस रचना है। 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और धूमिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो उनके कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पर इनको जो है क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। 1979 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात। इतनी बात क्लियर होगी। ओके, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समक्ष है कि धूमिल की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? हमने आपको बताया था धूमिल की प्रथम काव्य कृति कौन सी भाई? धूमिल की जो प्रथम काव्य कृति है कौन सी है? तो धूमिल की प्रथम काव्य कृति आपकी है संसद से सड़क तक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, संसद से सड़क तक। कब प्रकाशन में आती है? संसद से सड़क तक कविता जो है वो 1972 में प्रकाशन में आती है। इनका जो है इनकी मृत्यु कब हो गई थी धूमिल जी की? धूमिल जी की मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? मृत्यु कब हुई थी? 1900 इनकी 75 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, 10 फरवरी 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 9 नवंबर 1936 में इनका जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धूमिल को उनकी किस रचना पर जो है मध्य प्रदेश शासन का मुक्तिबोध पुरस्कार मिला? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि धूमिल को उनकी किस रचना पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुक्तिबोध पुरस्कार मिला था? तो किस रचना पर मिला था भैया इनको? इनको संसद से सड़क तक, इसी रचना पर इनको क्या मिल गया था भाई? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है धूमिल को मुक्तिबोध जो है पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो धूमिल को मुक्तिबोध जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1975 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, धूमिल को कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार कब दिया गया था? यह पुरस्कार जो दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों 1979 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका गा में दिया है 1979। ओके, बिल्कुल करेक्ट, क्लियर हो गया आपके। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे। हालांकि एक बात आपको बता दूं, एक कवि रह गए हैं, उनकी रचनाओं को हमने रखना शायद भूल गया, फिर वो स्लाइड मेरे से गुम हो गई, यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ी है। तुलसीदास जी को लेकर के। ओके, तुलसीदास जी के लेकर के प्रश्न आप सुन लीजिए। तुलसीदास जी के जन्म कब हुआ था भाई? आपको बता दें मैं, तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था आपका 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? तुलसी था। इनकी पत्नी का नाम हुलसी था। ये बात भी ध्यान रखेंगे तुलसीदास जी की। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात। और जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1600 मतलब 1532 में। संवत पूछे तो 1554 में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। और तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरिहर दास इनके गुरु का नाम था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। और तुलसीदास ने नरिहर दास से दीक्षा ली थी। और राम लल्ला नछहु, रामाज्ञा प्रश्नावली, बैराग संदीपिनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पात्रिका, दोहावली और कवितावली, तुलसीदास जी की ये सब रचना है। रामचरितमानस इनकी बड़ी फेमस रचना है, जो कि विश्व से प्रसिद्ध महाकाव्य है। अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसी के रामचरितमानस में कितने कांड हैं आपसे पूछेगा तो 7 कांड है। पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है आरण्य कांड, तीसरा है चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां है आपका लंका कांड, सातवां है कौन सा? उत्तर कांड। रामचरितमानस में कुल मिलाकर के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ओके, तुलसी के ग्रंथों में गुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है। और जो है तुलसी की दृष्टि से मुक्ति के अमोघ साधन कितने हैं? 12 साधन हैं। आपसे पूछेगा कि जो है रामचरितमानस को तुलसी का ऐश्वर्य लीला का मतलब कि पूछेगा कि जो है तुलसी के का ऐश्वर्य लीला का खाता किसे माना गया है? तो रामचरितमानस को माना गया। ओके, ध्यान रखेंगे। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला किसने रखा था? नरिहरा नंद ने रखा था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तुलसी ने अपने काव्य में कितने रागों का प्रयोग किया है? तो 23 रागों का प्रयोग किया है। विनय पात्रिका की और तुलसीदास मतलब विनय पात्रिका की रचना तुलसीदास जी ने किस भाषा में करी? तो ब्रजभाषा में करी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और रामचरितमानस की रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि कितने वर्ष में इन्होंने लिखा है? 2 साल 7 महीने में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने करी है। ये बात ध्यान रखेंगे। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसीदास कितने कौन सी पीढ़ी में आते हैं? तो 7वीं पीढ़ी में आते हैं। रामचरितमानस का सबसे सुंदर कांड कौन सा? सुंदर कांड है, जो कि 5वें नंबर पर आता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर होगी आपकी? सारी बातें लगभग हमने बता दी।
12वें रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके कहने पर करी थी, किसके आग्रह पर? तो रहीम ने इनसे कहा था कि कर दो, तब करा था इन्होंने। ओके, आपसे पूछे कभी तुलसीदास किसके समकालीन, तो आप क्या बताएंगे? अकबर के समकालीन है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी चलिए आप लोग जो है वीडियो चल रही है आपकी, वो देख लीजिए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो। अब वीडियो आप लोग देखिएगा, जो है सोशियोलॉजी की वीडियो लाइव हो चुकी है, आप लोग उसको देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बने रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सोशियोलॉजी क्लास आप लोग देखिए। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।